ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो पार्ट 4 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यह आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड का मतलब है जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं। ठीक है, जो इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो ट्रेड आती हैं वह उसके लिए है। उसमें जो है यह वर्कशॉप कैलकुलेशन जो होता है फर्स्ट ईयर के लिए, जो 2 अर्थी ट्रेड है उसमें फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और मोटर व्हीकल है, एमएमवी करके, इन सब ट्रेडों में क्या होता है कॉमन होता है आपका। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो यह है वेबसाइट आपकी www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाना, आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप जब फोन में ओपन करोगे आपका फोन कुछ इस साइड से होगा। यहाँ ऊपर कॉर्नर में 3 लाइनें बनी होती हैं, यहाँ क्लिक करना है आपको। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, हिंदी में लिखा होगा कोर्स, आप कोर्स पे क्लिक करना। जब कोर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर उसमें फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरह से लिखा होगा। उसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है वर्कशॉप कैलकुलेशन पे। जब इस पे क्लिक करेंगे फिर अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, फिटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन और एक लिखा होगा आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो आपको जो आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, फर्स्ट ईयर वाले पे। फिर अंदर जाएंगे आप तो जो आज की पीडीएफ है प्लस इसके पहले का जो पीडीएफ है नीचे स्लाइड करना, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके पहले की वीडियो जो देखनी हो आपको तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, अपने यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर 3-4 होते हैं। होम लिखा होता है, उसके बगल में वीडियोज लिखा होता है, इसके बगल में होती है प्लेलिस्ट। क्या होता है? प्लेलिस्ट होता है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें ये तो जो 3-4 पार्ट मैंने कराया है क्वेश्चन सही, और बाकी इसके पहले के भी कई सारी वीडियो जिसमें कराई गई हैं, तो उसे भी आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम, ठीक है, वहां पे 2 रह गया है, यहाँ 7 आ गया है, दरअसल 2.7 रहेगा। कितना किलोग्राम? 2.7 किलोग्राम। तो कह रहा है यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। कास्टिंग का मतलब कोई कास्टिंग की गई है, कोई ढलाई की गई है, किसको मिला करके? तांबे और टीन को मिला करके कोई हमने कास्टिंग किया है। तो उस कास्टिंग में जो था हमारा तांबा, जो था तांबा कितना है? 42.3 kg है, और जो टीन है हमारा वह कितना है? 2.7 kg है। तो कुल कास्टिंग कितने की हो गई? कुल कास्टिंग का वजन कितना हो गया? कुल जो कास्टिंग का वजन होगा, कास्टिंग का वजन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल कास्टिंग का वजन पता चल। भाई कोई आपको चीज मैंने दे दिया, डस्टर दे दिया, मैंने बोल दिया कि इसमें कापर 42.3 kg है और जो टीन है 2.7 kg है, तो ये डस्टर का पूरा वजन क्या है? तो जो दोनों मिला हुआ है इसको जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यह क्या होगा? 7 3 10 को 0 1 2 2 4 1 5 4 45 kg। मतलब जो कास्टिंग का वजन है वो जो ढलाई किया गया पार्ट है, कास्टिंग मान लीजिए कोई यह कास्टिंग हमारी, ठीक है, इसी कास्टिंग में क्या था? कापर था और टीन था, दोनों को मिलाकर के बनाया गया था। तो कास्टिंग का वजन कितना? 45 kg है, और इसमें से तांबा का वजन कितना था? 42। इस 45 kg में 42 kg तांबा, 42.3 kg तांबा है। तो वही पूछ रहा है कि अगर 42.3 kg तांबा है तो उसको परसेंटेज के रूप में निकालिए, कितना परसेंट हुआ। तो बहुत ही आसान है, 45 kg में कितना तांबा है, जैसे आप लोग अपना परसेंटेज निकालते हैं ना हाई स्कूल इंटर का, कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि मान लीजिए आपका हाई स्कूल कितने नंबर का था? 600 नंबर का था टोटल, आपका कितना नंबर आया? 360 आ गया। ऐसे करते हैं ना कि हाई स्कूल में टोटल कितने नंबर का है? 600 नंबर का है, आपका आया कितना है? आपका आया 360, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं कि 1 0 0 कट गया, फिर 0 0 कट गया, फिर 6 से दे देते, 6 36 0 60% हो गया। उसी टाइप से यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ देखिए जैसे वहां था कुल कितने नंबर का था, यहाँ पे हम देखेंगे कुल वजन कितना है? 45 kg है। जैसे वहां पूरा नंबर नीचे, ऐसे ही 45 kg नीचे। कितना आया हमारा नंबर, तो वैसे ही इसमें कुल कास्टिंग में तांबे का परसेंटेज पूछा है, तो तांबा कितना है? तांबा 42.3 है।
फिर बाकी क्या कहते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, मैंने बार बार बताया, परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा और नॉर्मल में बदलना हो तो 100 का भाग। अगर कोई चीज परसेंटेज में दी गई हो उसे नॉर्मल चेंज करना है तो 100 का भाग करते हैं, और कोई नॉर्मल संख्या है उसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 9 45 और यहाँ जाएगा 5 2 10 20 हो गया। फिर गुणा कर लेते हैं ऊपर, 2 3 6 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और ये 0 था, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 20 का जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और कितने, एक अंक पे दशमलव आना तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 846/9। अब इसका भाग दे लीजिए, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लग गया तो इसका 0 कोई मतलब रहा नहीं, 846 हो गया। 9 से जाएगा 99 81, 3 बचा 36, 9 चौक को 36, 94%। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 हमारा सही है, कहाँ पर, 94%। बिल्कुल आसान है, ये तो आप नॉर्मल निकालते रहते होंगे हमेशा ना कि आपके हाई स्कूल में कितना परसेंट आया, इंटर में कितना आया, बस उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है। एक मोटरसाइकिल, एक बाइक का टायर था जिसे हमने 300 रुपये में बेचा और उसे 25% लाभ होता है, तो खरीद मूल्य क्या है? जो देखिए बेचा जाता है कितने रुपए में, 300 रुपये में। विक्रय मूल्य, दो चीजें आपने पढ़ा होगा लाभ हानि में। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर बेचा जाता है, जिस पर बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है, जिसे क्या कहते हैं, ESP भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और कास्टिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है आपका, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस पर खरीदा जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस CP होता है, जिस पर खरीदा जाता है, ये चीजें। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, साइकिल के टायर को 300 रुपये में बेचा गया। बेचा गया ना, तो जिस पर बेचा जाता है वह क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। जिस पर बेचा जाता है वह क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। बेचना, वी से विक्रय और वह से बेचना, तो विक्रय मूल्य कितने में, 300 रुपये। विक्रय मूल्य दे रखा है, कितने में बेचा गया है, 300 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 25%, ये भी ठीक है। क्रय मूल्य, खरीद का मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य जिस पर खरीदा जाता है, तो वही हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना। खरीद का मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य निकालना। एक फार्मूला मैं बताऊंगा, इसको ध्यान रखना, इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बस इस एक फार्मूले से। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि बटे 100। इस फार्मूले से आप बहुत आसानी से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मतलब समझ लीजिए, विक्रय मूल्य जिस पर बेचा गया, क्रय मूल्य जिस पर खरीदा गया, यहाँ 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस लाभ या हानि। कहने का मतलब है जब आप लाभ लोगे तो 100 प्लस लाभ लिखोगे, अगर हानि होगी तो 100 माइनस हानि लिखोगे। या तो लाभ होगा या हानि होगा, एक ही चीज होगा ना। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में लाभ बोल रहा है तो आप क्या फार्मूला में लोगे, 100 प्लस लाभ ले लोगे। अगर क्वेश्चन में हानि बोल रहा है तो हानि होगा मतलब घाटा, घाटा होगा तो माइनस, फायदा होगा तो प्लस। तो जब लाभ बोले तो प्लस ले लेना, जब घाटा बोले, हानि बोले तो माइनस ले लेना, बटे 100, आराम से लग जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, लाभ हुआ है, तो मैं क्या फार्मूला में क्या लूंगा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100, लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो मैंने बताया था ना, लाभ होगा तो प्लस लेंगे, क्या हुआ है लाभ, तो 100 प्लस लाभ बटे 100, ये फार्मूला में लेंगे। अगर ये हानि हुई होती तो 100 माइनस हानि बटे 100 लिख लेते, ये हो गया। अब इसमें सॉल्व कीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, 300 है, 300 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नहीं पता था, क्रय मूल्य को x मान लीजिए, हमें निकालना है इसको। ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ कितना हुआ है, लाभ 25% हुआ है, 25 लिख लीजिए बटे 100, सॉल्व कर लीजिए। 300 इज इक्वल टू x, 100 और 25, 125 हो जाएगा बटे 100, ठीक है।
यहाँ काट लेते हैं, 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125, तीरे गुणा होगा, इसका इधर हो जाएगा या और इसका होगा तो 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 3 चौको 1200, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1200/5। इधर भाई गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, काट लेते हैं, 5 दूना 10, 2 बच गया 20, 5 चौको 20 और 0 240 रुपये। बिल्कुल आसान है। एक्स क्या था, क्रय मूल्य था, तो खरीद का मूल्य क्रय मूल्य क्या हो गया 240 रुपये। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान है, बस उस फार्मूले को याद रखिए, आप लाभ हानि क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन है 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। किस में बदलना हो, अगर संख्या को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा। और अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, संख्या में, परसेंटेज से कहाँ जाना है, संख्या में जाना है, तो हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं 100 का भाग। यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ भी वही परसेंटेज को दशमलव भिन्न में, मतलब परसेंटेज से संख्या में आना है, परसेंटेज से संख्या में आने के लिए 100 का भाग करते हैं। बस ये दोनों चीज ध्यान रखिए। 18.5% था, संख्या में जाने के लिए क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 का भाग हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि एक के बाद जितना जीरो होता है दशमलव उतनी ही बाएं तरफ खिसक जाता है भाग करते समय, और गुणा करते समय दाहिने तरफ खिसकता है और भाग करते समय बाएं तरफ खिसकता है। तो देखिए एक के बाद 2 जीरो है, तो जब आप भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव 2 अंक बाएं साइड आ जाएगा, तो 0.185 हो जाएगा। आगे जीरो लगा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन 1 आपका सही है, 0.185। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से अधातु कौन सी है, अधातु, ठीक है, मेटल नॉन मेटल। देखिए पीतल आप जानते हैं मेटल के अंतर्गत ही आएगा, भले ही फेरस मेटल है, अलौह धातु है, लेकिन मेटल आ रहा है वर्ड ना, 2 होता है ना, फेरस मेटल, लौह धातु, और होता है नॉन फेरस मेटल, मतलब अलौह धातु, लेकिन है दोनों धातु ही, या मेटल या भी मेटल, दोनों धातु है। बस ये लौह धातु है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसमें किसी अन्य धातु की मात्रा अधिक होगी, लोहे को छोड़ करके, ठीक है। तो जो पारा है हमारा, पारा आप भी जानते हैं धातु होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा ये कैसा है, जो द्रव के रूप में हमारा धातु पाया जाता है, वो पारा ही है, ठीक है। पीतल हमारा अलौह धातु के अंतर्गत आ जाएगा। लोहा तो धातु है ही, फेरस मेटल के अंतर्गत आ जाएगा। बचा क्या, ग्रेफाइट है जो हमारा अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसमें मुख्य रूप में लोहा होता है। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे 2 होते हैं ना, फेरस मेटल और नॉन फेरस। फेरस को बोलते हैं लौह धातु, क्या बोलते हैं, लौह धातु। नॉन फेरस को अलौह धातु। फेरस मेटल उसे बोलते हैं जिसमें मुख्य अंश लोहा होता है। नॉन फेरस उसे बोलते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नगण्य होती है, मतलब ना के बराबर होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो फेरस मेटल में हमारे मेन है कच्चा लोहा, जिसे पिग आयरन बोलते हैं, पिग आयरन, कच्चा लोहा, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ठीक है, रॉट आयरन, पिटवा लोहा और स्टील। ये हमारे मेन फेरस मेटल है जिनमें लोहा मुख्य अंश के रूप में होता है। बाकी जो बचे आपके एल्युमिनियम, जिंक, कापर, ये सब जो भी चीजें हैं हमारे, निकेल, क्रोमियम, ये सब हमारे अलौह धातु है जिसमें मुख्य अंश लोहा नहीं होता है। ये चीज है। तो ये पूछा इनमें से कौन सी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है लौह धातु। भाई फेरस मेटल लौह धातु में ही तो हमारे जो आ रहे हैं इसमें मुख्य अंश लोहा होता है, और बाकी जो जिंक है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, ये सब अलौह धातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? उस धातु का नाम क्या है? अभी हमने बात किया लौह धातु, फेरस मेटल जिसमें लोहा मुख्य अंश होता है, जिसमें लोहा नहीं होता है या ना के बराबर होता है वह अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? देखिए जनरली जो हमारे मैकेनिकल चीजें हैं इसमें हम दो ध्यान रखते हैं। जो धातु का प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दो चीजें होती हैं। यहाँ पे केमिकल का हम नहीं करते हैं, फिजिकल का करते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो हम उसे देख करके, किसी लोहे को देख करके, स्पर्श करके, उसके कलर की वजह से जो हम पहचानते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। मैकेनिकल का मतलब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स की वजह से उसमें क्या परिवर्तन आया, उसके गुणों में क्या वृद्धि हुई, ठीक है, उसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रखते हैं। यांत्रिक, मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक। ठीक है, तो जो हमारे फिजिकल में है, कलर को देख करके जो संरचना है, संरचना को देख करके हम पहचानते हैं, तो देखना मतलब फिजिकली आ जाएगा। गलनीयता, यह भी किसके, हर एक मेटल का एक गलनीयता होता है कि वो कितने डिग्री पे पिघलती है, तो यह भी उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, संक्षारण मतलब जंग लगना, यह भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो तन्यता है, डक्टिलिटी है, तन्यता मतलब क्या, डक्टिलिटी, ठीक है, जिसको हम फोर्स लगा करके उसको खींचते हैं तार के रूप में। मैंने बताया ना, जहां हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स लगा करके उसे तार के रूप में खींचा जा सके, या फोर्स लगाने पे उसके आकार में परिवर्तन आए, जो भी चीजें हो, अगर हम फोर्स लगा करके किसी चीज को देख रहे हैं तो वह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगा। तो हम तन्यता में क्या करते हैं, फोर्स लगा करके खींचते हैं उसे, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? ये जो दे रखा है ढलवा लोहा, इस्पात, नरम इस्पात, ये सब, तो भंगुर, भंगुर मतलब ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है ऐसा मेटल, ऐसा धातु जिस पर चोट लगते हुए टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए। जिस पे चोट लगते ही क्या होता है, वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसको बोला जाता है भंगुर धातु। तो वह होता है हमारा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हिंदी में ढलवा लोहा बोलते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज होती है कि वो कंप्रेसिव फोर्स बहुत अधिक सहन कर सकता है। मतलब अगर उसमें कंप्रेसिव फोर्स, दबाव फोर्स लगाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अधिक सहन कर सकता है। लेकिन अगर उस पर झटके से चोट लगे, इंपैक्ट लोड पड़े, तो वह टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण होता है। इसलिए जो कास्ट आयरन का होता है, कोई भी मशीन वगैरह के जो लेग वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ पे मशीन का पूरा लोड कहाँ पड़ता है, उसके लेग पे पड़ता है, तो इसलिए लेग वगैरह जो बनाए जाते हैं मशीन को, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा दबाव, उसका संपीड़न फोर्स जो लगे उसको सहन कर ले। लेकिन जहाँ पर इंपैक्ट लोड लगना होता है वहाँ कास्ट आयरन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन भंगुर होता है या टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। धातु की कौन सी यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? कि धातु की कौन सी यांत्रिक गुण, ठीक है, कौन सा यांत्रिक गुण है धातु का जो काटने के उपकरण में, मतलब ऐसा उपकरण जो काटने के काम आता है, उसमें डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, विरूपण का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन से है, के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, मतलब उसे विरूपण बदलने नहीं देता, उसके लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। कौन से? काटने वाले उपकरण में। ठीक है, ऑप्शन शायद नीचे रह गया है। तन्यता, आघात, कठोरता होता है आपका। ठीक है, अभी स्लाइड को मैं ऊपर करता हूं। कठोरता वह गुण है ठीक है, कठोरता, ऑप्शन 3 जो है आपका कठोरता। कठोरता से क्या, हार्डनेस बोलते हैं। इसकी वजह से हार्डनेस किसमें होता है, किसी भी काटने वाले उपकरण में। जो हमारा काटने वाला उपकरण होता है उसमें हार्डनेस का गुण होता है, जिससे कि वो जल्दी घिसता नहीं है, ना ही उसका रूप में विरूपण होता है, ना ही उसमें कोई डिफॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन
3 हमारा सही होगा हार्डनेस। धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है? कि कौन सा गुण है जो फ्रैक्चर भी नहीं होता है और उसका अस्थायी विरूपण मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है? तो प्रत्यास्थता में ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया था प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, उसको खींचोगे उसका रूप बदल जाएगा, जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो प्रारंभिक अपनी स्थिति में आ जाएगा। जैसे कोई रबड़ हो गया या स्प्रिंग आपने देखा है, स्प्रिंग को आप दबाते हो वो दब जाता है, आपने फोर्स लगाया वो दब गया, पर जैसे ही आप फोर्स हटाते हो स्प्रिंग फिर वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इसका मतलब उस स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का गुण है, प्रत्यास्थता का गुण है। परमानेंट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे अस्थायी विरूपण बोला है। अस्थायी विरूपण मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, उसमें परमानेंट परिवर्तन हो जाए, तो होता है सुगठिता। सुगठिता को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। यही ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होता है, जब किसी चीज पे आप फोर्स लगाते हो, दबा दिया आपने, अगर वो मुड़ गया फिर आप फोर्स हटा भी लोगे तो भी वो उसी आकृति में मुड़ा रह जाएगा, वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी या सुगठिता। ठीक है। तन्यता मैंने बताया था, जिसको तार के रूप में खींचा जा सके तो तन्यता कहलाएगा। भंगुरता, जिसपे चोट लगते ही वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए तो भंगुरता होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको globaliti.org पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं ग्लोबल ITI, आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है या कोई ऐसी चीज़ बतानी होती है तो हम वहाँ पे देते रहते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ग्लोबल ITI, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, 24-25 हज़ार होंगे, वहाँ पे आप भी ज्वाइन कर लीजिए तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। बाकी वीडियोज अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। बाकी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।